गरिमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर पर पूरी अपडेट के साथ हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शाम की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो कोरोना महामारी के बीच चीन से बेहद डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जो चीन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। और इस वीडियो में हर तरफ लाशों का अंबार दिखाई दिया, जिसमें मुर्दा घरों के बाहर शवों का ढेर लग चुका है। और ये वीडियो चीन के चांगजाओ और वुशी इलाकों का बताया जा रहा है, जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं। यही नहीं, दावा यह है कि यहाँ पर शवों की संख्या सामान्य से 10 गुना ज्यादा है, जिनके अंतिम संस्कार में हफ्तों का वक्त लग सकता है। यही वजह है कि लंबी लंबी कतारें कब्रिस्तान के बाहर लग रही है। ये गाड़ियों की वही कतारें हैं जिसमें शव के साथ लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा वक्त लगे लेकिन जगह मिल जाए, ताकि अपनों का वो संस्कार कर सकें। तो चीन में एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमण ने तबाही मचाई हुई है, तो दूसरी तरफ ब्लड की कमी से अस्पतालों का बुरा हाल है। चीन के कई शहरों में लोगों से ब्लड डोनेट करने की गुजारिश की गई है, लेकिन कोरोना की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। कोरोना के खतरे की वजह से लोग ब्लड डोनेशन के लिए नहीं पहुंच रहे, जिससे पहले से ही चरमरा रही स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत और ज्यादा खस्ता हो गई। कम से कम 7 चीनी प्रांतों ने यह खुलासा किया कि पिछले कुछ हफ्तों में ब्लड डोनेशन में कमी आई। इससे ब्लड बैंक अस्पतालों को ब्लड की आपूर्ति नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद चीन कोरोना के मामलों में और इससे हो रही मौत के आंकड़ों को छुपाने में जुटा है। चीनी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भरमार है। हॉस्पिटल से लेकर सड़कों तक मरीजों की लाइन लगी है। पहले ऑक्सीजन की भारी कमी थी, अब ब्लड भी खत्म होने लग गया है। इस बीच चीनी अधिकारियों ने डॉक्टरों से अनावश्यक सर्जरी को रोकने का आदेश दिया है, ताकि गंभीर रूप से बीमार और जरूरतमंद मरीजों को ब्लड दिया जा सके। शेडोंग प्रांत के अधिकारियों ने सर्जरी करने या न करने का फैसला डॉक्टरों पर छोड़ दिया है। चीन के बड़े शहरों में अस्पतालों में न तो मरीजों के लिए बेड हैं और न ही दवाइयां। इस बीच चीन से एक डरा देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ब्लड बैंक में लगातार हो रही खून की कमी को लेकर चीन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। द ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार ने ब्लड की कमी को देखते हुए लोगों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्हें सक्रिय तौर पर रक्तदान करने को कहा गया है। चीन में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति वहां बहुत भयावह है। यहाँ हर शहर में कोरोना के नए मामलों की संख्या बेहद तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा नए केस झेंजियांग प्रांत से आ रहे हैं। यहाँ पर हर रोज 10 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। और सरकार ने मामले दोगुने होने की आशंका जाहिर की है, लेकिन चीन से बड़ी खबर यह है कि चीन के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के मामले जारी करने से इनकार कर दिया है। कोरोना से तड़पता चीन, शी जिनपिंग की उड़ी नींद। जिनपिंग क्या करेंगे? चीन के लोग ऐसे ही मरेंगे। चीन के सोशल मीडिया पर लीक वीडियो और खबरों से अब तक जो भी सामने आया है, उसे देखकर दुनिया दहशत में है। चीन में इस वक्त ऐसा कोरोना विस्फोट हुआ है कि उस देश का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज सड़कों पर तड़प तड़प के मर रहे हैं। चारों तरफ मौत का मंजर दिख रहा है। सड़कों पर लाशों का अंबार है। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घंटों नहीं बल्कि दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। बीजिंग की एक और रात आंसुओं में बीत गई। शंघाई का एक और दिन चीखते चिल्लाते बीता। ग्वांगझू की एक और रात दर्द और सिसकियों में बीत गई। चीन में कोरोना किस तरह कहर बरपा रहा है, तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही है। अस्पताल में लाशें, सड़क पर लाशें, शमशान में लाशें। एक जिंदा मुल्क मुर्दा घर बनता जा रहा है। महामारी से चीन में हालत किस तरह खराब हो चुके हैं, ये रिपोर्ट देखने से आप समझ पाएंगे। महामारी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है। दुनिया की 10% आबादी के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। इसकी वजह से होने वाली मौत की आशंका लाखों में हो सकती है। कोरोना वायरस ने चीन के लोगों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तो अभी बस ट्रेलर है, असली तबाही तो जनवरी से मार्च के बीच होने वाली है। और क्रिसमस पर चीन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। शंघाई के बाजार में लाखों की संख्या में लोग नजर आए जो कोरोना काल में क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं। चीन में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। शंघाई का प्रशासन लोगों से लगातार घरों में रहने की सलाह दे रहा है, लेकिन शंघाई के लोग हैं कि मानते ही नहीं। कोरोना में चीन से लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्रिसमस के मौके पर लोगों की भीड़ बाजारों में देखी गई। ये भीड़ मॉल में भी दिखाई दी। कोरोना से बेपरवाह लोग क्रिसमस का जश्न मनाते दिखे। बाजारों में भीड़ इतनी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी भूल गए। शंघाई के लोगों ने मास्क जरूर पहना, लेकिन कोरोना कहर जिस तरह से चीन में बरपा है उसे देखते हुए बाजारों में उमड़ी भीड़ हर किसी को हैरत में डाल रही है। मॉल में भीड़ इतनी कि तिल रखने की भी जगह नहीं। सड़कों पर भीड़ ऐसी कि पैदल चलना मुश्किल। ये वही चीन है जहां हर दिन लाखों में नहीं करोड़ों में नए केस सामने आ रहे हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। बावजूद इसके चीन के शहरों में क्रिसमस का जश्न जिस किसी ने भी सोशल मीडिया पर देखा वो चौंक गया। और शी जिनपिंग के बीजिंग मॉडल की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है, जिसके बाद चीन ने कोरोना की सच्चाई छिपाने के लिए नई चाल चल दी है। वो चाल क्या है वो बताएंगे। अब चीन दुनिया के साथ कोविड की डेथ रिपोर्ट साझा नहीं करेगा ताकि दुनिया को चीन में कोरोना के महाविस्फोट का अपडेट ना मिल सके और चीन कुछ दिन बाद ये कह सके कि अब चीन में कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया है। चीन पर कुदरत की सबसे बड़ी आफत आ पड़ी है। समूचे चीन में त्राहिमाम मचा हुआ है। चीन की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना के जालिम वायरस से जान बचाएं तो कैसे, क्योंकि चीन में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 ऐसी तबाही मचा रहा है कि हर तरफ लाशों के ढेर लग गए हैं। हम आपको चीन से आ रही ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि चीन में कत्लेआम मचा रहे कोरोना से निपटने के लिए जिनपिंग सरकार क्या कर रही है। चीन की जनता पर मौत मंडरा रही है। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। अब तक चीन की करीब 20% आबादी संक्रमित हो चुकी है। 20 दिसंबर को एक ही दिन में 3.7 करोड़ लोग संक्रमित हो गए। ये दुनिया में अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट था। फिर भी जिनपिंग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्होंने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। इसी वजह से दुनिया भर में चीन की थू शुरू हो गई है। इस बदनामी से बचने के लिए चीन ने नई चाल चली है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने ऐलान किया है कि वो अब कोरोना के आंकड़े जारी नहीं करेगा। मतलब साफ है कि अब चीन में रोजाना कोरोना से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो रही है और कितने लोग संक्रमण से रिकवर कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी दुनिया के सामने चीन नहीं लाएगा। चीन की मीडिया पर सरकार का पहले से सख्त पहरा है, लिहाजा अब चीन में कोरोना के आधिकारिक आंकड़े दुनिया के सामने नहीं आएंगे। दुनिया की आंखों में चीन कैसे धूल झोंक रहा है, ये नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट को देखकर समझ में आ जाएगा। कमीशन ने शुक्रवार 23 दिसंबर की नेशनल कोविड रिपोर्ट में बताया कि पूरे चीन में कोरोना के महज 4,128 नए केस सामने आए, जबकि 1,760 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। इसके अलावा संक्रमित लोगों के सीधे संपर्क में आने वाले 28,865 लोगों को क्वारंटीन करने के बाद छोड़ दिया गया। कमीशन ने शुक्रवार को कोविड के सीरियस केसेस की संख्या सिर्फ 99 बताई, जबकि चीन में लीक हुए सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक अब तक चीन में करीब 25 करोड़ लोग यानी 18% आबादी संक्रमित हो चुकी है। जबकि 20 दिसंबर को जारी किए गए आंकड़ों में सरकार की ओर से बताया गया कि चीन में कुल 37 मिलियन यानी 3 करोड़ 70 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं।
अब दुनिया चीन के इस झूठ पर यकीन कैसे करे, जबकि ब्रिटेन में मौजूद एयरफिनिटी नाम की हेल्थ डेटा फर्म ने दावा किया है कि चीन में रोज 10 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि हर रोज 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। एयरफिनिटी ने चीन में कोरोना के मौजूद आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि चीन में जनवरी में रोजाना संक्रमण दर 3.7 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, जबकि मार्च में संक्रमण पीक पर पहुंच सकता है। तब संक्रमण की दर 4.2 करोड़ रोजाना पहुंच सकती है। प्रोपेगेंडा में माहिर चीन कुछ ही दिनों बाद एक फेक वीडियो जारी कर सकता है, जिसमें जिनपिंग सरकार चीन में कोरोना पर कंट्रोल का दावा करेगी और सब कुछ पहले जैसा सामान्य दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन चीन की रग रग से दुनिया वाकिफ है। अब चीन के दावों पर, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। इस बीच चीन से आ रही कोरोना के कहर की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि इन्हें देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि चीन के लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही है। चीन में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे। कोरोना चीन में जमकर तांडव मचा रहा है। हालात तो ये हो गए हैं कि चीन के कई इलाकों में सड़कों पर शवों के अंबार लग चुके हैं और अंतिम संस्कार के लिए 2 से 3 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि शंघाई के पास एक शहर में रोजाना कोरोना के करीब 10 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। मौत के चक्रव्यूह में चीन, हर तरफ शवों का अंबार, कोरोना की मार, चीन लाचार। चीन में कोरोना वायरस ने अब जमकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। वहां कई शहरों में हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना की सबसे ज्यादा मार जेजंग प्रांत के लोग झेल रहे हैं, जहां की सड़कें कोरोना की खौफनाक तस्वीरों की गवाही दे रही हैं। सड़कों पर शवों का अंबार दिखाई दे रहा है। चीन की सरकार ने जारी कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई। जेजंग प्रांत में कोरोना वायरस के रोज लगभग 10 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। चीन का ये प्रांत शंघाई के करीब है। यहाँ रविवार को प्रांतीय सरकार ने कहा कि कोरोना के नए मामले अगले कुछ दिनों में 2 गुने हो सकते हैं। लेकिन इस बीच हैरान करने वाली बात यह है कि मामले बढ़ने के बावजूद कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। आरोप है कि जिनपिंग सरकार कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा छिपा रही है। कुछ दिन पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चीन से कोरोना का सही डेटा देने के लिए कहा था, ताकि वायरस पर कंट्रोल पाया जा सके। बताया जा रहा है कि जेजंग प्रांत में बिना लक्षणों वाले कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। यानी जिस रफ्तार से कोरोना वहां पैर पसार रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो नए साल में वहां हर दिन 20 लाख नए मरीज मिलेंगे। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद जीरो कोविड पॉलिसी को भी खत्म कर दिया गया। ऐसे में वहां आने वाले दिनों में कोरोना पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोरोना एक बार फिर से दुनिया के सामने काल बनकर आ जाएगा। चीन में तबाही मचा रहा कोरोना का वेरिएंट भारत पहुंच चुका है। चीन से भारत लौटा आगरा का एक आदमी कोरोना संक्रमित पाया गया, और जिसके बाद आगरा में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। चीन से लौटा आदमी कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। बाहर से आने वाले लोगों पर नजर। यूपी के आगरा में
चीन से लौटे एक आदमी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से प्रशासन अलर्ट हो गया है। फिलहाल संक्रमित मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेज दिया गया। आगरा में कोरोना का ये मामला सामने आने के बाद ताजमहल देखे पहुंचे पर्यटकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। वहां पहुंचने वाले सभी लोगों को स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर घुसने दिया जा रहा है, लेकिन विदेश से पहुंच रहे पर्यटकों को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। हमारे विदेशी लोग हैं या मेहमान हैं, वो उनकी जो लाइन है उसमें भी रश काफी ज्यादा है, तो उसको देखते हुए हम लोग ने यहाँ के प्रशासन से बात की है कि उनकी लाइन सेपरेट करके और वो स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर जा पाए, ये सुनिश्चित हो जाए। आगरा के अलावा उन्नाव में भी कोरोना का एक मरीज मिला। दुबई जाने के लिए उस आदमी ने कोरोना की जांच का सैंपल दिया था जो पॉजिटिव निकला, जिसके बाद उसके साथ 20 और लोगों को क्वारंटीन कर उनके कोरोना सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया। कोरोना के नए मामले मिलने के बाद लखनऊ के केजीएमयू में बिना मास्क के एंट्री पर रोक लगा दी गई। और महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अमेरिका से मिलने वाला पेट्रियट सिस्टम अब रूस के टारगेट पर है। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद दी है। रूस के एक चैनल को इंटरव्यू में दिया पुतिन ने और इसमें दावा किया कि वो यूक्रेन को मिलने वाले पेट्रियट सिस्टम को तबाह कर देंगे। मैदान में डटे यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो देशों ने वो सब किया जिसका जिक्र जेलेंस्की ने अपने हर बयान में किया। फ्रांस से मिसाइल मिली, ब्रिटेन से गोला बारूद मिला, जर्मनी ने एयर डिफेंस सिस्टम भेजा, स्वीडन से हवित्जर मिली, नीदरलैंड से रसद आई और अमेरिका ने तो लगता है अपने बारूद खाने की चाबी ही यूक्रेन को सौंप दी। मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, टैंक, लॉन्चर, ड्रोन, वो सब हथियार बाइडेन ने जेलेंस्की को दिए जिससे वो रूस के खिलाफ चढ़ाई कर सके। पिछले हफ्ते अमेरिका ने रूस को पैट्रियट मिसाइल भेजने का ऐलान किया था, लेकिन उस पैट्रियट सिस्टम के आने से पहले ही उसकी धमक पुतिन को खटकने लगी है। रूस के चैनल में दिए इंटरव्यू में पुतिन ने दावा किया है कि अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को हम 100% नष्ट कर देंगे। अमेरिका से ये मदद यूक्रेन को नुकसान पहुंचाएगी। पैट्रियट को यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि पैट्रियट के यूक्रेन की जमीन पर सेट होते ही रूस की सेना का कीव घुसना नामुमकिन हो जाएगा। पैट्रियट के लगते ही कीव में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इसके आते ही मॉस्को उल्टा टारगेट पर होगा। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो पैट्रियट को तबाह करने के लिए रूस की सेना ईरानी ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। क्रिसमस के दिन रूस ने यूक्रेन की 65 बस्तियों में तबाही मचाई। रूस की सेना ने MLR के साथ कुपियांस्क, खार्किव में 10 से ज्यादा बार गोलाबारी की, जिस पर यूक्रेन की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर मजबूत दिखी और अब पैट्रियट का मैदान में होना रूस के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल दुनिया की बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट को नष्ट कर सकती है। पैट्रियट 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर सकती है। पैट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्चर होते हैं। पैट्रियट सभी मौसम में काम करने में सक्षम है। जेलेंस्की को जिस हथियार का इंतजार है, पुतिन ने उसकी तबाही के पहले ही संकेत दे दिए हैं। पुतिन के दावे पैट्रियट के दम के आगे कितने मजबूत साबित होंगे, ये महायुद्ध के मैदान में दिखेगा। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल कीर्तन मंडली के शबद कीर्तन को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों बच्चों के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाई। वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक आयोजन पर पीएम ने शहादत की ऐसी कहानी साझा की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्या है ये कहानी? पीएम मोदी के सिख समुदाय से विशेष लगाव का किस्सा आखिर है क्या? ये स्पेशल रिपोर्ट है। नाम बिहार जो जतन, नाम बिहार
कहानी कुर्बानी की है, करुणामयी सर्वोच्च त्याग की, अमर बलिदान की। मंच के सामने से उन साहिबजादों की शौर्य गाथा जो सिख समुदाय के पूज्य हैं। दिल्ली में इन्हीं साहिबजादों की शहादत का इतिहास जीवंत हुआ, जहां शबद कीर्तन की स्वर लहरियों ने प्रधानमंत्री मोदी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अद्भुत अवसर पर जब भी साहिबजादों की शहादत का जिक्र आया, सभी सिहर उठे। वीर बाल दिवस पर अतीत का ऐसा पन्ना पलटा जिसके इतिहास में कोई मिसाल नहीं। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी के असाधारण साहस और बलिदान को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस में छिपे उपदेश को बताया। वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। एक और, नृशंसता ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी, तो दूसरी ओर धैर्य, शौर्य, पराक्रम के वीर सभी प्रतिमान टूट गए। साहिबजादों की शहादत की पूरी कहानी क्या है? क्या हुआ था 26 दिसंबर 1704 को? धर्म रक्षा की खातिर साहिबजादों ने कितना जुल्म सहा? वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी विस्तार से व्याख्या की। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी? दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। साहिबजादों के बलिदान का यह किस्सा 17वीं सदी का था। उन दिनों मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत थी। औरंगजेब की फौज ने आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने किले को छोड़ा तो परिवार बिछड़ गया। गुरु गोविंद सिंह और दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह चमकौर पहुंच गए। वहीं माता गुजरी, दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और गुरु साहिब के सेवक रहे। गंगू गुरु साहिब और अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, लेकिन उसने सरहिंद के नवाब वजीर खान को इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को कैद कर लिया। 22 दिसंबर 1704 को चमकौर की लड़ाई शुरू हुई। चमकौर युद्ध में बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहीद हो गए। उधर 26 दिसंबर 1704 को सरहिंद के वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को ठंडा बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद कर दिया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। दोनों साहिबजादों के मना करने के बाद वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया। इसकी जानकारी मिलने पर माता गुजरी ने अपने प्राण त्याग दिए। सिखों के इन्हीं साहिबजादों का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सिखों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाव की ये एक बस वानगी भर है। साहिबजादों के सम्मान में पहले भी प्रधानमंत्री ने सिख गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा का एहसास कई बार कराया है। प्रधानमंत्री ने पवित्र धार्मिक स्थल श्री हरमिंदर साहिब को विदेश से श्रद्धालु लंगर और सेवा के लिए दान देने की सुविधा उपलब्ध कराई। साल 2020 में पीएम मोदी ने श्री हरमिंदर साहिब के लिए FCRA की अनुमति देने का फैसला किया था। केंद्र सरकार ने सिख समुदाय की मांग पर विचार करते हुए 2018 में लंगर आइटम्स पर लगने वाले GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हटा दिया था। पीएम मोदी ने साल 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। 120 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर पीएम मोदी ने सिखों के लिए पाकिस्तान में जाकर मत्था टेकने की राह आसान की। मोदी सरकार ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उत्सव पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सिख गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर राष्ट्र को संबोधित किया था। भारत के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित किया। लाल किले में 400वें प्रकाश पर्व के समारोह के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया था। सिख गुरुओं के लिए आदर, सिख समुदाय से नरेंद्र मोदी का लगाव राजनीतिक लाभ हानि से परे है। वो सर्वोच्च बलिदानी कौम की राष्ट्र भक्ति को सलाम करते हैं, शहादत से सीख लेकर नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। और महायुद्ध के करीब 10 महीने बाद आई एक खबर ने युद्ध विराम के संकेत दिए हैं। दरअसल रूस के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने युद्ध खत्म करने की बात कही है। पुतिन का कहना है कि रूस युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। दुनिया से यूक्रेन का नक्शा मिटा देने का दावा करने वाले पुतिन आखिर युद्ध विराम कैसे कर सकते हैं, ये सवाल है। Направление. Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан. तो क्या जंग के मैदान से पुतिन ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं? क्या 10 महीने बाद युद्ध का अंत होने जा रहा है? नए साल पर दोनों देशों के बीच सुलह हो जाएगी? पुतिन के इस इशारे के मायने क्या है? रूस की मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में पुतिन ने वो कह दिया जो शायद ना किसी के जहन में था और ना ही इसके बारे में फिलहाल रूस की सेना ने सोचा होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए रूस बातचीत को तैयार है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें बरसाई जा रही, टैंक दम फूंक रहे, फाइटर जेट गरज रहे हैं और ड्रोन डर फैला रहे हैं। Каких-то развязках. Но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров, а они. पुतिन के युद्ध विराम की वजह क्या है? यूक्रेन को तबाह करने वाले पुतिन युद्ध खत्म करने पर कैसे आ गए? दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नक्शा मिटा देने का दावा करने वाले पुतिन के तेवर कमजोर कैसे पड़ गए? आखिर जंग को खत्म करने के पीछे की वजह क्या है? क्या रूस के बारूदी गोदाम में मिसाइलें खत्म हो रही हैं? क्या पुतिन के हथियारों का जखीरा अब कुछ ही बचा है? पुतिन के युद्ध विराम की वजह कई मोर्चे पर फेल होना तो नहीं? जंग खत्म करने की वजह रूस के खिलाफ यूक्रेन का मजबूत होना तो नहीं? युद्ध विराम का दावा ही युद्ध नीति का हिस्सा तो नहीं? सवाल कई हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जो पुतिन इस जंग में न्यूक्लियर अटैक और वजूद मिटाने की बात करते थे, वो आज रूस की मीडिया के एक इंटरव्यू में मॉस्को की तरफ से सुलह की बात कर रहे हैं। Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз, и другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров. А если посмотреть тех людей, которые глубоко погружались... पुतिन का दावा है कि मॉस्को तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जेलेंस्की ही आगे नहीं बढ़ रहे। करीब 10 महीने बाद अब युद्ध विराम की बात कही जा रही है, जब हजारों हजार बेगुनाहों का कब्रिस्तान दोनों देशों में बन चुका है। सैकड़ों घर खंडहर में बदल चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और न जाने कितने लोग बारूद के धुएं में पल पल घुटने को मजबूर हैं। उनके पास न छत है, न खाना, न पानी, न दवा है। रूस यूक्रेन के युद्ध में दोनों ही देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने और आम जनता को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं।
इस जंग में यूक्रेन को $1 ट्रिलियन यानी 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं रूस दिसंबर की शुरुआत तक करीब 8,000 अरब रुपए इस जंग में खर्च कर चुका है। युद्ध में यूक्रेन ने अपने 10 से 15,000 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया, तो रूस के 1 लाख सैनिकों को मारने का यूक्रेन का दावा। युद्ध में हर देश अपने आंकड़ों को छिपाकर दुश्मन को पहुंचे नुकसान की जानकारी देता है। रूस और यूक्रेन भी वही कर रहे हैं। दोनों ही देशों ने अब तक हुए नुकसान की सटीक जानकारी नहीं दी। जाहिर तौर पर रूस की सेना के मुकाबले यूक्रेन की सेना काफी कमजोर और छोटी है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ दावा करते हैं कि अगर रूस के 1 लाख सैनिक मारे जाने की खबर है, तो यूक्रेन का आंकड़ा इससे भी कहीं और ज्यादा हो सकता है। अफगानिस्तान के तालिबान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉलेज में लड़कियों की पढ़ाई पर बैन हटाने पर तालिबान विचार कर रहा है। तालिबान में कॉलेज में लड़कियों की पढ़ाई से बैन हट सकता है, ऐसी खबर मिल रही है, जिसको हटाने के लिए पूरी दुनिया एकजुट है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारी दबाव में है। पाबंदी हटाने पर तालिबान सरकार में विचार विमर्श का दौर जारी है। सूत्र बताते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के लोग लड़कियों के कॉलेज जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुंदजादा सरकार में शक्तिशाली लोगों से महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी स्तर की पढ़ाई पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए गंभीर दबाव में हैं। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब विश्वविद्यालयों में महिलाओं पर बैन लगाने के फैसले के खिलाफ हैं और इस प्रतिबंध को खत्म करने के लिए अखुंदजादा के साथ बातचीत कर रहे हैं। तालिबान ने कॉलेज में महिलाओं के पहनावे को आधार बनाकर विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा पर बैन लगाया था, लेकिन तालिबान सरकार के अंदर इसका विरोध हो रहा है। तालिबान को लग रहा है कि ऐसा करने से अफगानिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, जिसकी वजह से अब तालिबान सरकार महिला की कॉलेज में शिक्षा पर बैन हटाने पर विचार कर सकती है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि आगे भी यही हाल रहने वाला है, यानी कि दिल्ली वासियों को ठंड और कोहरे से अभी राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो दिल्ली में अभी भी ठंड का कहर इसी तरह से जारी है। तापमान में आने वाले दिन में और ज्यादा गिरावट हो सकती है, लेकिन आज के दिन का जिक्र करें तो सबसे ठंडा दिन आज सीजन का बताया गया। तो सर्दी का सितम दिल्ली में और उत्तर भारत में जारी है। शीतलहर लगातार लोगों को परेशान कर रही है। तो वहीं पूरे उत्तर भारत का भी जिक्र कर लेते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 4 दिनों तक ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आईएमडी ने उत्तर भारत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के चूरू में पारा 0 तक पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर आज सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। इस बीच सर्द हवाओं से लोग ठिठुरते नजर आए। सुबह सुबह दिल्ली वालों को बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा और तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, जो एक दिन पहले 5.3 डिग्री सेल्सियस था। इस वक्त हम राजपथ पर हैं और राजपथ पर ठंड का असर और कोहरे की मार दोनों दिखाई दे सकती है। आपको दूर राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि इस वक्त कोहरा जबरदस्त है। विजिबिलिटी कई जगह पर 10-10 मीटर की बताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली में जो तापमान है पिछले एक हफ्ते से लगातार इसी तरह का बना हुआ है। वहीं कोहरे का कहर दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा। दिल्ली आने वाली ट्रेनें काफी देरी से पहुंची। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कोहरा इतना घना था कि कहीं कहीं 0 विजिबिलिटी दिखी। वहीं राजस्थान में कई जगहों पर हाल ज्यादा बेहाल है। राजस्थान के चूरू में आज तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
राजस्थान के माउंट आबू में तो सब फ्रीज होने लगा। सुबह सुबह गाड़ियों की छत पर कुछ इस तरह से बर्फ जमी नजर आई, तो वहीं टेबल पर भी बर्फ जमी थी, जिसे लोग खुरच कर हटाते दिखे। हाड़ कपाने वाली ठंड में लोगों को सिर्फ अलाव का सहारा दिख रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में कहीं कोहरे तो कहीं शीतलहर का कहर बरपा। सुबह घने कोहरे की वजह से लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया था। इस बीच शीतलहर से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते दिखे। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। अगले 3 से 4 दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे वाली स्थिति बनी रह सकती है। शीतलहर का प्रकोप देखते हुए पटना में 31 दिसंबर तक 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं।